तृतीय सेमेस्टर 2016 का चतुर्थ प्रश्न पत्र आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आया है, 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं हैं। देखो ये इसने क्वेश्चन में साफ कहा है कि ये समानुपात में नहीं है, क्योंकि अब उसका रीजन आपको बता। देखो कोई भी राशियां आपकी समानुपात में तब होती हैं, जैसे ये देखो इस तरह से समानुपात लगता है। अगर मैं इस राशि की बात करूं, ये तब समानुपात में होती हैं जब इनके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। देखो ध्यान समझना, जब बाह्य पदों का गुणनफल यानी 30 गुणे 300 अगर किया जाए तो वही गुणनफल 120 गुणे 90 पे आना चाहिए, तब ये कह सकते हैं हम समानुपात में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन समानुपात में है, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि राशियां समानुपात में नहीं हैं। इसका ये मतलब है कि इनके बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा नंबर, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में जो O है, यानी ये जो O है ये हमारे वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे 80 अंश का कोण बन रहा है। लिखा गया है कोण AOB, कोण AOB यानी ये वाला कोण 180 अंश का बन रहा है। आपसे पूछा गया है ADB का मान बताओ, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो देखो चूंकि आप एक थ्योरम पढ़े होगे कि किसी भी निश्चित चाप के द्वारा, चाप कौन सा है? ADB, ये जो एक चाप है हमारा, इसके द्वारा अगर वृत्त के केंद्र पर 80 अंश का कोण बन रहा है। देखो मैक्सिमम बच्चे इसको 40 लगा के आएंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, इस चीज़ को जान रखना है। यहाँ 40 हमेशा गलत ऑप्शन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वृत्त के केंद्र पर अब ये देखो कौन सा कोण पूछा गया है, ये वाला ना, तो इसके अपोजिट साइड वाला एंगल हमें पता होना चाहिए, तब उसका आधा जो होगा वो यहाँ पे बनेगा। अच्छा ये 80 है, 360 बनता है इस केंद्र पर, तो चूंकि O पॉइंट पर कितने अंश का कोण बनेगा? 360 का। अच्छा यहाँ पे कितने अंश का बन गया है? 80 का। तो अगर 360 में से 80 आप घटा दोगे तो कितना मिलेगा? देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ पे 280। यानी ये जो बाहर एंगल बनेगा ये हमारा कितने का बनेगा? 280 का। अब इसका जो आधा एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल जो एंगल बनेगा वो बनेगा 140 डिग्री का। और यही गलती करके बच्चे 40 लगा के आएंगे, जिसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा और एक नंबर कट जाएगा। सो ध्यान रखना, मान लो ये एक सर्किल है आपका और एक एंगल बन रहा है, इस तरह से कुछ भी एंगल बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अगर आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है तो इस एंगल की दिशा देखो और इसके ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए, तभी इसका आप एंगल बताओगे। मतलब इसकी दिशा वाला एंगल पता होना चाहिए। चूंकि ये जो एंगल बना था ये नीचे की ओर आ रहा था, तो मतलब हमें ये वाला एंगल हम बता सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया था ये, यानी इसकी दिशा ऊपर की थी, तो हमें ऊपर वाला एंगल पता होना चाहिए। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दिया गया है चित्र में O जो है वो वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में से क्या सही है? तो लिखा गया है रेखा PQ वृत्त का व्यास है, तो PQ जो है वो स्पर्श रेखा है, इसलिए पहला वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा दिया गया है रेखा CD वृत्त की छेदिका है, यानी CD जो है वो वृत्त की छेदिका है, यानी छेदक रेखा है, बिल्कुल सही बात है। रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है, तो ये गलत है, OR जो है वो त्रिज्या है, ठीक है। ASBA त्रिज्यखंड है, गलत है, ये एक लघु वृत्तखंड है। ASB और फिर वापस A, तो ये एक लघु वृत्तखंड है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा, CD वृत्त की छेदिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है रुपये 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आप जान लो कि यहाँ पे आपसे सिंपल इंटरेस्ट यानी SI पूछ रहा है, तो सरल ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन, जिसे P से लिखा जाता है, गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। तो देखो मूलधन का मतलब कितना हो गया? ये जो 2000 है, तो यहाँ पे P की जगह पे आप कितना रख दोगे? 2000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 5% दिया गया है, तो यहाँ पे लिखोगे 5%। फिर उसके बाद हमारी टाइमिंग कितनी दी गई है? तो 2 वर्ष की टाइमिंग दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वर्ष, ठीक है। एंड पूरे बटे कितना कर देंगे? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, तो 20 दहा में कितना हो गया? 200, यानी आंसर कितना हो गया? 200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो लिखा गया है 5 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 15,625 का लघुगणकीय रूप। देखो किसी भी संख्या का, पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 पर घात 3 बराबर 8 अगर लिखा है तो किसी भी चीज़ को अगर आप लॉग में बदल रहे हो, ध्यान रखना इसका आधार लॉग में भी नहीं बदलता है। मतलब जब भी आप लॉग लिखोगे, बहुत सिंपल से तरीके में बता रहा हूँ, याद रखना, आधार में 2 है, इसका मतलब लॉग के भी आधार में 2 ही रहेगा। यानी कि मैंने क्या बोला, आधार नहीं बदलेगा। इसका मतलब अगर इसका हम लॉग लिखेंगे, इसका लॉग लिखेंगे, तो जब हम लॉग लिखेंगे तो इसके आधार में भी 5 ही रहेगा। यानी बाकी जो दोनों हैं ये हमारे क्या हो गए, कैंसिल। अब ध्यान से समझना, जब ये 5 यहाँ आ गया यानी कि ये 2 यहाँ आ गया, बचा क्या, 6 बचा और 15,625। यानी यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा और 8 बचा। अल्टरनेट चेंज हो जाता है, ये 3 को इधर भेज दो और 8 को इधर ले लो। इसका मतलब ये 15,625 यहाँ आ जाएगा और ये 6 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो जब यहाँ पे हम 15,625 लिख देंगे तो बराबर कितने के हो जाएगा, 6 के। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला, यानी हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आप लोग 3 की पावर 3 बराबर 27 को लॉग के रूप में बदल लीजिएगा। a टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू यक्स को लॉग के रूप में चेंज करिएगा। फिर सब प्रोसेस वही है, बस आधार जहाँ है वो उसी में रहेगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, इसलिए आप लोग ये सब चेंज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके 1-1 नंबर के सवाल आते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न ये लगभग आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। किसी कक्षा में 8 बालिकाओं की ऊंचाई 140, 142, 135, 137, 150, 148, 138 है। 8 की माध्यिका निकालिए। देखो मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझना, चाहे माध्य पूछे, चाहे माध्यिका पूछे, चाहे समांतर माध्य, सबसे पहला काम है इन आंकड़ों को एक क्रम में लिखना, चाहे बढ़ते हुए चाहे घटते हुए। तो हम एक क्रम में लिख लेते हैं, 135, 137, फिर उसके बाद 140, ठीक है, 142, यहाँ पे 137 के बाद 138 भी लिखेंगे हम, फिर 140 आएगा हमारा, ठीक है, 140, 142, 148 और 150, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्रम हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो 7 बालिकाओं की जो ऊंचाइयाँ हैं वो आपके सामने दी गई हैं, तो 7 हो गया। अब मैंने ये कहा था कि जब भी आप माध्यिका निकालोगे तो माध्यिका डिपेंड करती है आपके पदों की संख्या पर। पदों की संख्या कैसी आ गई, तो पदों की संख्या आ गई विषम, यानी कि 7 है इसलिए हमारी क्या आ गई, विषम आ गई। अगर यही पदों की संख्या सम होती तो उसका फार्मूला अलग होता, यानी अगर पदों की संख्या 8 होती तो हमारा फार्मूला अलग होता। चूंकि माध्यिका क्या है, विषम है, इसलिए फार्मूला क्या होता है, n+1/2 वे पद का मान। ध्यान से समझना, यहाँ पे मिस्टेक होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या मिस्टेक होती है। तो 7 है हमारे पदों की संख्या, यानी 7 और 1 हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे, यानी 4वें पद का मान। ध्यान से समझना, 4वें पद का मान का मतलब होता है कि पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी हमारा मान जो होगा जो चौथे पद का वो हमारा आंसर होगा। लेकिन मैक्सिमम जगह भी बच्चे ये चीज़ लिखते नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आंसर केवल 4 लिख के आते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि देखो, पढ़ाने के लिए आपको कोई कुछ भी पढ़ा सकता है, अच्छे से समझा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में गलतियां कहां आप करते हो ये बताना, जिससे उन गलतियों से बच सको आप और अपने एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्या कर सको, क्रैक कर सको, अच्छे से उसको क्या कर सको, पास कर सको। क्योंकि आपके मार्कशीट में पास लिखना ना कितनी अच्छी बात होती है, ये आपको फील तब होता होगा जब किसी भी आपके दोस्त का बैक लगा हो, या इवन कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका खुद का भी बैक लगा होगा, तो उनकी मार्कशीट पे ये पास बहुत वैल्यू करता है। तो जो गलतियां करते हो उनको सुधारना सीखो, तो आप ऑलरेडी पास हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 to the power 4 मल्टीप्लाई with 3 to the power 5 मल्टीप्लाई with 3 to the power 9 मल्टीप्लाई with 3 to the power 2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों कि अगर आपका आधार समान हो, ध्यान से समझना, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब 3 to the power 4 + 5 प्लस, ये देखो ध्यान से समझना कि हमने जोड़ना है, यानी 4 के पास 5 को जोड़ दिया, फिर हमें 9 को भी जोड़ना है, तो प्लस तो हम लगाएंगे, लेकिन ये 9 अपने से पहले वाले चिन्ह को लेके चलेगा। मैं बार बार पढ़ाते समय बताया हूँ, ठीक है, एंड +2। अब इसको हम लिख सकते हैं टोटल 3 to the power, देखो 4 5 कितना होगा, 9, और वो भी किसके साथ, प्लस के साथ होगा। तो ये 9 इस माइनस वाले प्लस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो 3 के घात 2 का मान कितना होता है, 9, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया 4
अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। एक फार्मूला आपको बताया गया होगा या आप पढ़े होंगे, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसी पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपान 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखो कंपैरिजन जब कराओगे तो इस a की जगह पे आपको मिल रहा है 2 अपान एक्स, यानी a की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 अपान एक्स। b की जगह पे क्या मिला है आपको y अपान 3। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। फार्मूला क्या मिला है आपको, तो फार्मूला मिला है a माइनस बी एंड क्या मिला है a प्लस बी। अब इसी फार्मूले में पुट द वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे आप तो आपको मिलेगा 2 अपान एक्स माइनस वाई अपान 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 अपान एक्स प्लस वाई अपान 3। बस इतना सा आपको काम करना था फार्मूले पे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अब देखो, अब आप खींचोगे कैसे, मान लो ये आपकी स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल जो है वो 1 2 3 के बाद एक और खाना मिलता होगा जो 3.5 का होगा। तो नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल यहाँ तक फैला लेनी है। और फैलाने के बाद आप किसी यहाँ पे नोक रख करके, जब नोक रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है पेंसिल यहाँ कहीं आएगी, फिर कुछ इस तरह से आपका सर्किल ड्रॉ होगा, ठीक है। और जब सर्किल ड्रॉ हो जाएगा तो आपको उसी सर्किल पे कहीं एक जगह P लेना है। इस बिंदु को हम क्या लेंगे, P लेंगे। और फिर लिखा गया है कि P से उस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखो करना क्या होता है, P से उस वृत्त की स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है, बहुत सिंपल सा काम होता है, ठीक है। तो जब हम बिंदु ले लेंगे तो बस उससे सटा के हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। हमारा सिंपल सा यही काम होता है। कुछ इस तरह से आप स्पर्श रेखा खींच देना, इसका कुछ नाम दे देना एक्स वाई, और लिख देना इस प्रकार एक्स पी वाई वृत्त O की, आप इसकी केंद्र को O मान लेना, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की है। वृत्त O की क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। इस तरह से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा गया है यदि A इज इक्वल्स टू 6 8 11 और B इज इक्वल्स टू 5 11 13, तो A इंटरसेक्शन B, देखो ध्यान से समझना इन संकेतों को। जब भी ये आपका नीचे की तरफ बना है तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉमन चीज पूछ रहा है। और जब ये संकेत ऊपर की तरफ बना है तो यूनियन बोलते हैं इसे। यूनियन का मतलब ही होता है संघ, संघ का मतलब होता है जोड़ना, या जो चीज़ें जोड़ के बनी हो, ठीक है। इसी तरह से ध्यान रखना, अगर इंटरसेक्शन पूछा है तो आपको वो एलिमेंट बताना है जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 5 11 13 है, और यहाँ पे क्या है 6 8 11 है, तो क्या कॉमन हुआ, 11 कॉमन हुआ। तो इसलिए हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 11। देखो लिखना कैसे है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। अगर आपसे पूछता है A यूनियन B बता दो तो क्या लिखोगे आप, तो आप क्या लिखोगे, देखो जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी लिखी जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें कॉमन है उनको बस एक बार लिखा जाएगा। जैसे हम लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 11 एंड लिखेंगे 13। चूंकि 11 2 बार है इसलिए हम यहाँ पे जब यूनियन में लिखेंगे तो 2 बार हम उस चीज़ को नहीं लिखेंगे। यही एक सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो भाग कैसे दिया जाता है, आप लोग पढ़े होगे तो भाग कुछ इस तरह से हम लोग देते हैं, यानी x प्लस 3 हो गया और हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में। अब पहली चीज़ हमें क्या मिलाना होता है, इसके और इसके टर्म को देखना होता है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे x लिखेंगे और इस x का ध्यान रखना, इस x का हम इस पूरे में गुणा कराएंगे, यानी x प्लस 3 में गुणा कराएंगे। तो अगर x का आप x में गुणा कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहे होगे सर यहाँ पे x हम क्यों लिखे हैं, ठीक है। याद रखो इस भाग का बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि इसके पहले टर्म को हमेशा बराबर बनाना होता है। मतलब ये x था, ठीक है, इसको हमें x स्क्वायर बनाना था, तो बनेगा कब, जब हम इस वाले x में इस वाले x से गुणा करा दें तो ये वाला बन जाएगा। सो हमें यही काम करना था। अब इस x का जब आप 3 में गुणा कराओगे तो आपको मिल जाएगा 3x।
अच्छा, भाग का रूल ही होता है, जैसे आप मान लो भाग दे रहे हो 2 से और 19 में, ठीक है, तो 2 9 कितना होगा, 2 9 18 होगा, और तुरंत हम माइनस करते हैं। तो ये जो माइनस है ये स्वाभाविक है, भाग के रूल में है। तो हम जब माइनस करेंगे तो इस ऊपर के चिन्ह को छोड़ के ये सिर्फ फिर इसके साथ चलना शुरू हो जाएगा, मतलब ये जितने टर्म ऊपर हैं ये सब नीचे वाले चिन्हों के साथ चलेंगे। जब माइनस लगाएंगे यहाँ माइनस हो गया, चूंकि यहाँ प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा। अब ये जो टर्म हैं ये पूरे के पूरे इनके साथ चलते हैं, ठीक है, याद रखना। यानी कि जो 3x है वो किसके साथ चलेगा, माइनस के साथ। तो इस तरह से x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3x, यानी 8 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x, और प्लस कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x है और इस टर्म में कितना है, 5 है, तो आपको 5 से गुणा करा देना है जिससे ये 5x हो जाए, तो ये हो गया 5x। अब देखो इस 5 का जब आप 3 में गुणा कराओगे तो आपको कितना मिलेगा, 18, तो यहाँ पे 18। अब जब माइनस लगाओगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। मैंने क्या बताया कि ये सब कैंसिल तो हो जाएंगे क्योंकि ये इसके साथ चल रहा है। अब ये 18 माइनस के साथ चल रहा है, ध्यान रखना, और ये 17 किसके साथ चल रहा है, प्लस के साथ। तो 17 में से अगर 18 घटाओगे तो कितना आएगा, -1। तो इस तरह से हमारा जो भागफल आ गया वो आ गया x + 5, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, और जो शेषफल आया है वो कितना आया है, वो आया है -1। तो इस तरह से हमारी जो भाग है वो सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल लिखा गया है कि एक सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो समांतर माध्य इनका ज्ञात करना है, और इनके भार जैसे 40 किलोग्राम के 4 विद्यार्थी हैं, 42 के 12 हैं, 43 के 18 हैं, और 44 के 10 हैं, और 45 के कितने हैं, 6 हैं। तो समांतर माध्य का जो बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है, समांतर माध्य का जो बेसिक फार्मूला होता है, कुल पदों का योग, यानी कि योग हमें देखना है कुल पदों का, और उनकी संख्या देखनी है। तो देखो ध्यान से, इस तरह के सारणी को सॉल्व करते समय हमें क्या करना होता है, ऐसे सारणी बनानी होती है। चूंकि यहाँ बनी है तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ जल्दी से, वरना आपको ये सारणी अपनी कॉपी में बनानी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि ये हमारा x हो गया और ये f हो गया। अब पूछोगे ये f क्यों हुआ, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, बारंबारता, 40 किलोग्राम के कितने विद्यार्थी हैं ये इसकी बारंबारता है। अब सोचो अगर 40 किलोग्राम के 4 विद्यार्थी हैं तो कुल कितने किलोग्राम होगा, तो 40 चौक को कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। फिर इसी तरह से 12 और 42 में गुणा कराओगे तो 12 दूना कितना होगा, 24, बचा कितना, 2, फिर 12 चौकों 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50, 18 3 कितना हो जाएगा, 54, 4 हो गया, बचा 5, फिर 18 चौकों 72 और 5 कितना हो जाएगा, 77, फिर 40 दहा में कितना हो जाएगा, 440, ठीक है, 44 दहा में 440, एंड 6 × 30 कितना बचेगा, 3, फिर हमारे पास कितना होगा, 6 चौकों 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। ये हमारा हो गया, लेकिन हमें कुल योग देखना है। फ्रीक्वेंसी यानी इसे सिग्मा एफ बोलते हैं और इसे सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, मतलब अब इसे हम टोटल जोड़ेंगे, इसको भी हम टोटल क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसे हम बोलते हैं एफ एक्स, यानी एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। अब जब जोड़ोगे तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 6 7 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17, 17 7 कितना हो गया, 24 हो गया, 4 बचा कितना, 2, 5 और 1 6, 7 6 कितना हो गया, 13, 13 4 कितना हो गया, 17, 17 और 2 कितना हो गया, 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25, यानी 2548 यहाँ पे आ गया। और इनको जो हम जोड़ेंगे तो देखो 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 10 20, 20 10 30, 10 40 और 40 और 8 2 10 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। यानी योग कितना आ गया, वो आ गया 2548, एंड उनकी संख्या कितनी हो गई, तो 50, कुल 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हम जब भाग देंगे तो जो भी भाग आएगी आपकी वो आंसर हो जाएगा। इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षिता एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 5000 रुपये जमा किए हैं, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, हमें ये पता करना है कितने रुपए मिलते हैं। शर्त दिया गया है यदि बैंक 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता हो, ठीक है। वार्षिक रुपए जमा किए हैं, याद रखना 2 वर्ष बाद पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब देखो अब मूलधन हमारा क्या है, मूलधन हमारा कितना है, 5000 है। सबसे पहले यही लिख लिया करो सब लोग, आप लोग। टाइमिंग कितनी दी गई है, 2 वर्ष। अच्छा याद रखो चक्रवृद्धि ब्याज में इसी टी को यन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 8%। आपसे पूछा गया कुल कितने रुपए मिल रहे हैं, यानी हमसे अमाउंट पूछ रहा है। अब अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है।
तो P की वैल्यू कितनी दी गई है 5000। उसके बाद क्या होगा 1 प्लस R का मतलब कितना है 8 बटे कितना हो जाएगा 100 और पूरे पर घात कितनी हो जाएगी 2। अब इसको जब हम काटेंगे तो आप इसको काटोगे 4 दूना 8 और 4 से काटोगे तो 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, यानी ये हो जाएगा हमारा 5000 गुणे 25 और 2 कितना हो गया 27 बटे 25 पर घात कितनी हो गई 2। अब इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, तो इसको लिख सकते हो 5000 गुणे 27 एंड डिवाइडेड बाई 25 गुणे 25। ठीक है, काटोगे इसको तो 25 दुना कितना हो गया 50 यानी 200 हो गया, फिर काटोगे 25 से तो 25 बटे कितना हो जाएगा 200। अब 27 गुणे 27 गुणे 8 का मान आप जब निकालोगे तो वही आपका आंसर होगा। इसे भी आप लगा के कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक इमेजिनेशन तो नहीं बता सकता, कमरा यहाँ बना नहीं सकता, बिकॉज जहाँ आप बैठे हो वहाँ को आप देख करके आप देख सकते हो कि चारों दीवारों की लंबाई हम कैसे देख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा उन चारों दीवारों को बताने की। अब यही आपका कमरा है, लेट्स एज्यूम दैट इस कमरे की ये जो लंबाई है ये कितने की हो गई 4 मीटर की, यानी इस वाली लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। चौड़ाई ये वाली हो गई यानी 3.5 की हो गई, और ये हमारी ऊंचाई हो गई 3 मीटर की। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो मैं जहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखना। अगर मैं इस 4 कोने को उठा लूँ तो एक दीवार ये हो जाएगी इसकी, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणे 3.5, बिकॉज आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3 गुणे 3.5 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मतलब एक दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया। अब देखो आपको लिखना है क्षेत्रफल बराबर, कैसे लिखना है, क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे 3.5। ठीक है, प्लस दूसरी दीवार पे चलते हैं। तो अगर मैं इस वाली दीवार की बात करूं, ये वाली की, ध्यान से अगर देखोगे तो आपको इमेजिनेशन होगा कि ये वाली पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें ये 3 है और ये कितना है 4 है, तो 4 गुणे 3 होगा यानी 3 गुणे 4 हो गया। ठीक है, फिर इसके इस बगल वाली दीवार की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल उतना ही है जितना कि ये दीवार है, क्योंकि इसी के सामने तो ये है। ठीक है, इसी के सामने ये वाली दीवार है जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं अभी। ठीक है, ये इसी के सामने है, इस दीवार के सामने, तो इसका मतलब ये हमारा 2 बार हो गया, यानी यहाँ पे 2 से गुणा करा देते हैं। फिर अगर मैं सामने वाली इस वाली दीवार की बात करूं, ये वाली दीवार की, ठीक है, तो ये भी इसके एरिया के बराबर है, यानी 2 टाइम्स इसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारा जब आंसर होगा तो 3 गुणे 3.5 जब आप करोगे तो 3 बचे कितना होगा 15, कितना बचा 1 3 त्रिका 9 और 1 10, यानी 10.5 गुणे 2 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12 दूना कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 10.5 का 2 गुना कितना होगा, 10.5 का 2 गुना आपका हो जाएगा 21 और 24, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 45 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स। अब देखो ये हमारी क्या है हाइट है। ठीक है, 2 टाइम्स h इंटू बी प्लस 2 टाइम्स लेंथ इंटू एच है। ठीक है, यानी L इंटू एच है। तो इस चीज को याद रखना, ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अगर आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला, मतलब आपसे छत का भी पूछ ले और फर्श का भी पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, तो 2 टाइम्स LB, फिर 2 टाइम्स BH, फिर 2 टाइम्स HL, इस तरह से होता है। मतलब अल्टरनेट, पहले LB रहेगा तो यहाँ से अब L गायब हो जाएगा, फिर BH हो जाएगा यानी B के साथ चलेगा, फिर B गायब हो जाएगा, फिर HL चलेगा, इस तरह से। ठीक है, और यही HL जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है तो गायब हो जाता है, सिर्फ यही दोनों बचते हैं चारों दीवारों के क्षेत्रफल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है चित्र में O जो है वो वृत्त का केंद्र है, यानी ये सेंटर है इस सर्किल का। ABC बराबर कितना दिया गया है 40 अंश ABC, यानी ये एंगल जो है हमारा वो कितना दिया गया है 40 अंश दिया गया है। उसके बाद कहा गया है तो ADB का मान ज्ञात कीजिए। ADB यानी ये एंगल आपसे पूछा है। देखो यहाँ पे 2 थ्योरम लगेंगे। पहली चीज तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC जो कि कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, जिसमें
ए ये हो गया, बी हो गया एंड ये सी हो गया। इसमें ये वाला एंगल आपको दिया गया है 80 डिग्री और ये वाला एंगल दिया गया है 40 डिग्री। तो 80 और 40 कितना हो गया 120। इसका मतलब जो बचा हुआ कोण है वो कितना हो जाएगा 60 अंश। यानी सी की जो वैल्यू हो गई दोस्तों वो हमारा 60 अंश हो गई। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर 60 अंश। क्यों ये 60 अंश है? चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण सी बराबर कितने के होना चाहिए 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है। और इसका मान 80 दिया गया था, बी का मान कितना दिया गया था 40 दिया गया था और सी का मान हमें निकाले हैं तो कितना आ गया है 60 अंश। तो कोण सी बराबर हमारा कितना हो गया 60 अंश। अब आपका दूसरा जो थ्योरम है वो ये कहता है कि किसी एक वृत्तखंड में बने दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब वृत्तखंड कैसे हो गया? देखो ये जो ए बी है ये वृत्त की जीवा है, ये जो है, और ये इस पार्ट को लघु वृत्तखंड डिसाइड कर रही है और ऊपर वाले पार्ट को क्या कर रही है दीर्घ वृत्तखंड डिसाइड कर रही है। और आप देखोगे कि जो एंगल C बना है और जो एंगल D बना है ये दोनों के दोनों एक ही वृत्तखंड में बने हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं चूंकि एंगल C तथा D दोनों एक ही खंड में हैं, दोनों एक ही वृत्तखंड में हैं, तो इसलिए कोण C बराबर कोण D के और बराबर कितने अंश के 60 अंश के। इस तरह से आपका आंसर होगा 2 नंबर मिल जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए है। देखो शेयर वेयर के सवाल में ना बिल्कुल परेशान मत होया करो। मान लो शेयर की जगह पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि पेन, ध्यान से समझना, बहुत आसानी से लगा लोगे। पेन का मूल्य कितने हैं 10 रुपए है, यानी पेन पे लिखा है कितने रुपए 10 रुपए। अंकित का मतलब क्या होता है लिखा है 10 रुपए और बाजार में उसका मूल्य कितने रुपए है 40 रुपए है। ध्यान से समझना। अब एक कलम का, ठीक है, मैं पेन के उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, लगाना नहीं है ऐसे। एक पेन का 10 रुपए है और इसी पेन की जगह आप शेयर लिखते जाना और ये कैसा मूल्य है, ये है अंकित मूल्य। ठीक है, अब जब बाजार में जा रहा है तो यही पेन कितने पे है, बाजार में मूल्य कितना है इसका 40 रुपए है, यानी ये कौन सा मूल्य है बाजार वाला। जहां जहां पेन लिख रहा हूं वहां शेयर लिखेगा। तो क्रेता क्या करता है 300 शेयर के लिए क्या देना पड़ेगा, मतलब अगर वो 300 शेयर खरीदना चाहता है यानी 300 पेन खरीदना चाहता है तो इसके अकॉर्डिंग उसको 300, एक पेन का 10 रुपए है तो 300 पेन का कितना 300 गुणे 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3000 रुपए आ जाएगा, 3000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यानी 300 शेयर का कितने रुपए खर्च करेगा 3000। ठीक है, फिर क्या करना है, अगर उसे बाजार में वही 300 शेयर बेचने हैं तो कितने रुपए उसको मिलेंगे, देखो ध्यान से, 3000 गुणे 40 करोगे तो कितना मिलेगा 4 3 12, उसके बाद 3 0, 3000 गुणे 40 करोगे तो कितना मिलेगा, देखो 3000, 300 का यहाँ रहेगा ना तो ये नहीं रहेगा 1 0, तो 12,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा खरीदा कितने में था 3000 में, बेचा कितने में 12,000 में, लाभ कितने का हुआ, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 12,000 में से 3000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9,000। अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो लिखा गया तो क्रेता को 300 शेयर के लिए क्या देना पड़ेगा, तो 3000 रुपये देना पड़ेगा। शेयरधारी को लाभ क्या होगा 9,000 का होगा, जबकि शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा हो, मतलब जो अंकित मूल्य है उसी पर उसने शेयर खरीदा हो। अब जहां जहां मैंने पेन लिखा है दोस्तों वहां वहां आपको क्या लिख देना है शेयर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है 3x² + 10x - 8। इस तरह के गुणनखंड को मैं आपको बता रहा हूं फिर से। इस 3 का पहले हम इस 8 में गुणा कराते हैं, ध्यान से समझना। तो जब 8 में गुणा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा 24। अब इस 24 का ऐसा फैक्टर करना है 24 का कि घटाने पे 10 प्राप्त हो। गलती करते हैं यहाँ पे 6 गुणे 4 करते हैं और 6 4 जोड़ के 10 ले देते हैं। यही गलती की वजह से ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि जब उन दोनों को एक दूसरे में से घटा दें तो 10 प्राप्त हो। तो अब देखो 12 में से 2 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा, यानी 3x² + 10x - 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3x² + 10 को हम कैसे लाएंगे 12 में से 2 घटा के लाएंगे एंड बाहर x लिखेंगे एंड -8। ठीक है, कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ 10 को हम 12 - 2 लिख दिए हैं और कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर ये हो जाएगा 3x² प्लस इस x का जब दोनों के साथ गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा 12x - 2x - 8। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पे कॉमन है x। दूसरी चीज क्या कॉमन है 3 हो सकता है क्योंकि 12 में भी 3 मिल जाएगा, तो
3x कॉमन हो गया, बचा क्या, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचा, ये x तो बाहर हो गया, बचा क्या 12 है और 12 में से 3 भी बाहर है, तो कुल कितना बचा 4 x प्लस 4। जैसे ही ये आपको एक ब्रैकेट मिल जाए आप ये ठान लो कि दूसरे में भी उतना ही मिलेगा। अब आपको सेट करना है, कैसे सेट करना है, देखो x है, यहाँ भी x है, इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा क्या बचा है -2, उठा के यहाँ रख दो चुपचाप, बस कुछ काम ही नहीं करना है। अब देखो ये 2 पार्ट हो गए, इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, तो x प्लस 4 कॉमन है एंड फिर हमारा क्या बचेगा 3x माइनस 2। इस तरह से आपका ये आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन क्या होता है, तो देखो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है उसका फार्मूला जो होता है वो होता है 6a²। अच्छा, इसका मान कितना दिया गया है 216 बराबर 6a² के। अब अगर 6 इधर भेजोगे तो भाग करेगा और 216 में जब 6 से भाग कराओगे तो 36 आएगा और ये हो जाएगा a² के। 36 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 6 आएगा और यही बराबर होगा a के। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है कि इस टुकड़े का आयतन बताओ। तो घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है a³, यानी कि a का मान कितना मिला है 6, तो 6 का क्यूब कर दोगे तो 6 का क्यूब जो होता है वो 216, बट मात्रक याद रखना यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, बिकॉज ऑफ दैट कि संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया था। आपसे आयतन पूछा जा रहा है तो मात्रक हमेशा 3 वाली घात में रहेगा, यानी घन सेंटीमीटर होगा, या दूसरी भाषा में इसको 216 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करो और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख डालो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।